बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 1349 कोड की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स वो स्टार्ट की हुई थी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसका फर्स्ट टॉपिक जो है रेशियो एंड रेट वो डिस्कस कर लिया था, डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसका सेकंड टॉपिक जो है ना वो है प्रोपोर्शन, तनासब। इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तनासब क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल वी नेम्ड एज इट एज प्रोपोर्शन। इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, उर्दू में तनासब बोलते हैं। जब दो निस्बतें आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। और इट इज़ डिनोटेड एज, ये दो रेशियोज को मिलाकर लिखा जाता है प्रोपोर्शन, या इक्वल का साइन भी बाज़ औक़ात लगाया जाता है। लेकिन मोस्टली हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ये इस तरह दो रेशियोज जो है ना वो आपने, या फोर डॉट्स इस तरह करके आपने बराबरी में लगाने हैं। ये प्रोपोर्शन की सिंबल है, तनासब की अलामत है। मिसाल आपको वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल 2:8 प्रोपोर्शन 8:32। ये एक रेशो है, एक ये रेशो है। ये दोनों रेशो आपस में हमने इक्वेट कर दिए हैं, हमने बराबर कर दिए हैं, तो हम इसको तनासब बोलते हैं। दिस प्रोपोर्शन इज रेड एज 2:8 इज इक्वल टू 8:32, यानी 2:8। आप इसको यूं पढ़ सकते हैं, 2:8 प्रोपोर्शन 8:32, या 2:8 इक्वल टू 8:32। आप ऐसे इसको पढ़ सकते हैं आसान अल्फाज में। अच्छा, हर प्रोपोर्शन के अंदर, इन एवरी प्रोपोर्शन देयर आर ऑलवेज फोर टर्म्स। चार टर्म्स होती हैं, चार रकमें होती हैं। जिस तरह ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। पहली और चौथी ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और इनका जो हासिल ज़रब होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, ज़रब देने से जो जवाब आता है, उसको हम इनका हासिल ज़रब बोलते हैं, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट बोलते हैं। ज़ाहिर बात है, ये दोनों एक्सट्रीम हैं, तो इनको ज़रब देने से जो जवाब आएगा वो एक्सट्रीम का हासिल ज़रब होगा। जबकि दूसरी और तीसरी जो टर्म है, सेकंड, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये दोनों टर्म्स जो है ना, इनको हम बोलते हैं मीन्स। ये दरमियान वाली होती है, इनको हम मीन्स बोलते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट होगा, ज़ाहिर बात है, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहलाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से एक फार्मूला जन्म लेता है। टू फाइंड द प्रोपोर्शन वी यूज द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी ये एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, के जो मीन्स का प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी। प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशियोज इक्वल हो जाएं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, और उसकी जो सिंबल है उसको डिनोट इस तरह किया जाता है। मिसाल भी हमने देख ली कि इस तरह की एग्जांपल है प्रोपोर्शन की। और फिर हमने पढ़ा कि इसमें चार टर्म्स होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली और चौथी को मिलाकर हम एक्सट्रीम बोलते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। और दूसरी और तीसरी जो है, इनको हम मीन्स बोलते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। और फार्मूला हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लें, ये एक्सट्रीम है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 64 आता है ना। तो इसी तरह अगर मीन का प्रोडक्ट लें, ये दोनों मीन हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी 64 आएगा। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया, यानी एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट या मीन्स का प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये सादा सी थ्योरी है प्रोपोर्शन की, बहुत ही आसान है, बड़ी सिंपल है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तनासब की चार अकसाम है। सबसे पहली टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी है इनवर्स प्रोपोर्शन, थर्ड है कंपाउंड प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और ये जो प्रोपोर्शन है और इसकी जो टाइप्स है ना, अगर छोटी क्लासेस के अंदर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो ये आपने पढ़ी होगी, वहाँ पे 3-4 क्लास से ही ये प्रोपोर्शन वगैरह, ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और भूलेगी भी नहीं। सबसे पहली टाइप को हम पढ़ते हैं, जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तनासब रास्त भी इसको बोलते हैं, उर्दू के अंदर रास्त तनासब बोलते हैं इसको। व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जब दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली, यानी रास्त तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हों, दो मिकदारों का ताल्लुक आपस में इस तरह हो, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, कि जब एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, या एक क्वांटिटी जो है, एक मिकदार कम हो, डिक्रीज हो, तो फिर दूसरी भी कम हो जाए, उसके कम होने से दूसरी कम हो जाए।
या एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसको हम कहते हैं, इट इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंपल वर्ड्स में, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासब रास्त। मिसाल के तौर पर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। जो आपका बिजली का बिल है ना, वो आपके यूनिट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट्स ज्यादा होते जाएंगे तो आपका बिल भी ज्यादा होता जाएगा। एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। यूनिट्स कम हो जाएंगे तो आपका बिल भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक मिकदार के कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक बिल और बिजली के यूनिट्स। एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, या एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। बड़ी सादा मिसाल से उसने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इफ मोर इलेक्ट्रिक यूनिट्स आर यूज्ड, अगर ज्यादा यूनिट्स होंगे तो अमाउंट ऑफ बिल भी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। एंड इफ लेस इलेक्ट्रिक यूनिट्स, अगर यूनिट्स कम होंगे तो फिर जारी बात है बिल जो है वो भी लेस होगा, कम होगा। अच्छा, इसी बेस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है, इफ कॉस्ट ऑफ 20 डजन ऑफ एग्स इज 200 रुपीज। वो कहता है कि अगर 20 दर्जन अंडों की कीमत 200 रुपए है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स। तो आप 4 दर्जन अंडों की कीमत मालूम करें। अच्छा, इस तरह के सवाल डेली लाइफ के अंदर आते रहते हैं। तो पहले हम इकाई का कायदा इसमें इस्तेमाल किया करते थे। मतलब 20 दर्जन अंडों की कीमत इतनी है ना, तो हम पहले 1 दर्जन अंडे की कीमत निकालते थे, फिर उसको 4 से ज़रब दे देनी थी, तो 4 अंडों की कीमत आ जाती, 4 दर्जन। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि तनासब पढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रोपोर्शन को यूज़ करके ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। तो हमने पहले डाटा लिख लेना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास अंडे, डजन, यानी दर्जन के अंदर अंडे, और दूसरी चीज़ है रकम, प्राइस, कॉस्ट, यानी उसकी कीमत। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब 20 दर्जन अंडे थे। 20 दर्जन अंडे, हमने अंडों के अंदर 20 लिख लिया क्योंकि दर्जन के अंदर अंडे हैं। 20 दर्जन थे तो कॉस्ट कितनी थी, 200 रुपए। अब अंडे हो गए हैं 4 दर्जन। वो कह रहा है कि अंडे 4 दर्जन कर दिए, तो आप कॉस्ट मालूम करें, यानी कॉस्ट ऑफ एग्स आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने चीज फाइंड करनी है। अंडे 4 दर्जन हो जाएं तो कॉस्ट कितनी बन जाएगी। अच्छा, अब आपने सोचना है, 20 दर्जन अंडे थे 200 रुपए के। अब दर्जन कम कर दिए गए, 20 की बजाय 4 दर्जन कम कर दिए, तो आप मुझे बताएं कि रकम ज्यादा होगी या कम होगी। भाई जाहिर बात है, 20 दर्जन अंडे जितने पैसों में मिल रहे थे, 4 दर्जन उससे बहुत कम में मिलेंगे, क्योंकि अंडे हमने कम कर दिए हैं ना, तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो ये वाला प्रोपोर्शन कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रास्त तनासब हुआ। यानी एक मिकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट तनासब जो है ना, उसकी हम सिंबल ये अप एरो लगाते हैं ऊपर की तरफ, ये जो तीर है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एक्स वाला है, ये तो हमेशा ही डायरेक्ट रहना है, इसको आपने डायरेक्ट रिलेशन ही लिखना है। अगर इनवर्स होता ना, जो सेकंड टाइप है इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके लिए फिर ये एरो हम इस तरह नीचे करके लगाते, लेकिन ये डायरेक्ट है इसलिए हमने ऊपर लगाया है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो आपने समझनी थी। अब नेक्स्ट आपका काम जो है ना वो आसान है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एग्स एंड कॉस्ट और इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने समझना है कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। मतलब क्वांटिटी, मिकदार कम हो रही है ना अंडों की, तो उसकी प्राइस जो है वो भी कम हो रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और वो कहता है कि जो एरो हमने लगाई है, हेड एरो, हेड का मतलब है ये जो इसका एरो हेड है, ये वाला जो ऊपर अ, तीर का निशान है ना, ये हेड है। ये डिनोमिनेटर को शो करता है, यानी जिस तरफ ये हेड होगा वो चीज़ आपने नीचे रखनी है, और ये जो टेल है ये न्यूमरेटर को शो करता है। मतलब ये टेल जिस तरफ है ना, ये वाला नंबर आपने ऊपर रखना है। मसलन कैसे, हेड है ना, तो ये 20 आप नीचे रखेंगे, और टेल 4 की तरफ है तो 4 आप ऊपर रखेंगे। दरमियान में आप इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे भी 200, हेड जो है ना वो 200 की तरफ है तो 200 नीचे आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, एक्स, टेल क्योंकि एक्स की तरफ है तो एक्स ऊपर जाएगा। तो ये सादा सी लॉजिक है जो आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। 4/20 और x/200, इसको बेशक स्किप कर दें, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि इस x को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये 20 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 इससे। मैं एक स्टेप आपको और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखवा देता हूँ। ये 4 है और ये 200 है, 4 से 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और x से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 20। अब हमने x को अकेला करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है ना, x को अकेला कर लें, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 4 और 200 ऑलरेडी पहले थे, ये 20 इस साइड से आकर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर नीचे होता तो ये इधर आकर ऊपर चला जाता, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें, ये 0 इस 0 से कट जाएगी, ऊपर 20 रह गया, नीचे 2 है, 2 2 बार 4, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब x जो है ना वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, एक ही बात है, x की वैल्यू 40 आ गई, उसने इधर लिख दिया है, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे, मतलब x इज इक्वल टू 40 ऐसे भी लिख सकते थे। बस ये कंसेप्ट आपने समझना है ना कि x को उसने अकेला कैसे किया और ये सिंप्लीफाई कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे की। तो अब 4 अंडों की कीमत कितनी है 40, क्योंकि हमने x को फर्ज किया हुआ था उन 4 अंडों की कीमत, 4 अंडों के सामने हमने x फर्ज किया हुआ था, तो इसका मतलब है 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है 40 है। बस यही हमने मालूम करना था और हमने कर लिया। तो इस तरह प्रोपोर्शन को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप है इनवर्स प्रोपोर्शन, तनासब माकूस, उर्दू में इसको माकूस बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये उल्ट तनासब होता है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी एंड द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। वो कहता है कि अगर दो मिकदारें इस तरह आपस में रिलेट कर रही हों कि एक मिकदार के इंक्रीज होने से यानी बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए, या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इसको हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको माकूस तनासब कहेंगे। ठीक है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, तो उसको तनासब माकूस या इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग, कोई बंदा सफर कर रहा है, एंड वांट्स टू कवर द डिस्टेंस इन लेस टाइम, और वो थोड़े टाइम के अंदर अपना फासला तय करना चाहता है, फास्टर द स्पीड, वो स्पीड ज्यादा कर देता है ऑफ द कार, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस। अब अगर स्पीड थोड़ी थी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा कर दे तो उसका टाइम कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन की मिसाल है। मतलब एक चीज के कम होने से, स्पीड कम कर रहा है ना तो उसको टाइम ज्यादा, अब जारी बात है जो थोड़ी स्पीड से जाएगा वो ज्यादा टाइम में पहुंचेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड कम कर रहा है तो टाइम उसका बढ़ रहा है। अब अगर वो स्पीड बढ़ा देता है तो टाइम उसका कम होना शुरू हो जाता है। तो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि 30 लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 90 डेज। 30 मजदूर हैं, वो एक बिल्डिंग को 90 दिनों के अंदर मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इन 45 डेज। वो कहता है कि 45 दिनों के अंदर कितने मजदूर चाहिए होंगे वही बिल्डिंग तामीर करने में। वही बिल्डिंग जो 30 मजदूर 90 दिनों के अंदर मुकम्मल कर रहे हैं, वो बिल्डिंग 45 दिनों के अंदर कितने मजदूर जो हैं मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सोचना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब एक बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग 90 दिनों के अंदर अगर बन रही है तो 30 मजदूर उसको मुकम्मल करते हैं 90 डेज के अंदर। अब वही डेज उसने आधे कर दिए हैं, 45 डेज कर दिए हैं। वही बिल्डिंग आपने जल्दी बनानी है, थोड़े वक्त में बनानी है, 45 दिनों के अंदर बनानी है, तो ज़ाहिर बात है आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होगी, आपको मजदूर ज़्यादा चाहिए होंगे, तब जाकर वो थोड़े वक्त में मुकम्मल होगी। तो एक मिकदार कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। अगर आप डेज कम कर दें तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस है, यहाँ से आपने कॉमन सेंस से सोचना है। तो फिर पता क्या चला कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब दो चीजें हैं, एक लेबर है यानी मजदूर हैं, और दूसरी है डेज हैं, नंबर ऑफ डेज। पहले 30 बंदे थे, 30 लेबर्स थी, और 90 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो रही थी। अब डेज कर दिए 45। तो लेबर हमने फाइंड करनी है, तो लेबर की जगह पे एक्स लिख दें, जो चीज़ मालूम करनी है उसकी जगह पे एक्स लिख दें। अब ये वाला जो है ना, ये एक्स वाला, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये आपने हमेशा रास्त रखना है, इसको आपने डायरेक्ट रिलेशन रखना है। तो डायरेक्ट के लिए ऊपर हम एरो लगाते हैं ना। अब ये सोचें डेज वाला, डेज 90 थे तो लेबर 30 थी, अब डेज कम कर दिए तो लेबर बढ़ जाएगी, तो ये इनवर्स है, इसको इनवर्स आपने करना है। इसका एरो हेड नीचे की तरफ कर दें, इनवर्स का एरो हेड नीचे और डायरेक्ट का ऊपर, और एक्स वाला मैंने आपको बताया वो हमेशा डायरेक्ट ही रहना है। यहाँ पे वो सिर्फ आपको समझा रहा है, इस लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है,
वो कहता है कि आपने ऑब्जर्व किया अब टेबल में कि स्मॉलर डेज, थोड़े अगर दिन होंगे तो मोर लेबर, आपको लेबर ज्यादा लगानी पड़ेगी टू फिनिश द वर्क, वो काम मुकम्मल करने के लिए, जो कि हमें बताता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब आपने लिखना है इसको फ्रैक्शन के अंदर। कैसे लिखेंगे? जिस तरफ टेल है, एक्स की तरफ टेल है, एक्स ऊपर लिखेंगे, और 30 की तरफ हेड है तो 30 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर दरमियान में आएगा बराबर, और दूसरी साइड पे अब हेड किसकी तरफ है? 45 की तरफ, तो 45 नीचे आएगा, और 90 की तरफ टेल है तो 90 ऊपर आएगा। समझ आ रही है? इस लाइन को बेशक छोड़ दें। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसका एरो हेड नीचे हो ना, जो इनवर्स वाला, उसको आपने एज इट इज लिख देना है, मतलब जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने देना है, जो नीचे है उसको नीचे ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि टेल वाला हम ऊपर लिखते हैं, तो नीचे अगर एरो हेड हो तो टेल ऊपर वाले की तरफ होती है, और जो डायरेक्ट वाला है ना उसको आपने उल्टा कर लिखना है। क्यों? क्योंकि टेल जो है ना वो नीचे वाले की तरफ होती है, इसके अंदर रास्त के अंदर, तो नीचे वाला हमने ऊपर लिखना है, क्योंकि टेल वाला हमने ऊपर लिखना होता है। तो बहरहाल जैसे भी आप इसको याद रख लें, डायरेक्ट वाले को उल्टा कर हम लिखते हैं हमेशा, और जो इनवर्स वाला होता है उसको सेम लिखते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने अप्लाइंग वही वही आपने लाइन लिखनी है यहाँ पे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखकर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 45 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू ये 90 इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह की जाती है। अब आपने x को करना है अकेला, x के साथ है 45, 45 हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 90 और ये 30 ऑलरेडी पहले थे, 45 इधर से इस साइड से उड़ के ये नीचे आ गया, 45 डिवीजन के अंदर आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। अगर मैं 9 से इसको कैंसिल करूं तो 9 टेन्स आर 90 और 9 फाइव्स आर 45, और 5 से करूं 5 1 इज 5, 5 6 आर 30, 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 10 6 आर 60, तो x की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब है लेबर कितनी चाहिए? 60। यहाँ पे कितनी है? 60। मतलब 90 डेज के अंदर जो बिल्डिंग 30 मजदूर बना रहे हैं, वही बिल्डिंग 45 डेज के अंदर 60 मजदूर बनाएंगे। मतलब अगर हमने डेज को आधा करना है, डेज हाफ कर दिए हैं ना, तो लेबर हमारी डबल हो जाएगी, 30 की बजाय 60 मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो ये आसान सी एग्जांपल थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोर्शन। वो कहता है कि इन सम केसेस वी नीड टू डील विद मोर देन वन प्रोपोर्शन, दिस म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द प्रोपोर्शन इज इन सच केसेस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। के बाज़ औक़ात हमें एक से ज्यादा प्रोपोर्शन से वास्ता पड़ता है। अब ऊपर तो हमने देखा ना कि एक प्रोपोर्शन था हमारे पास, लेकिन वो कहता है कि एक से ज्यादा प्रोपोर्शन से भी आपको वास्ता पड़ सकता है, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। मिसाल वो आपको दे रहा है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर्स अ मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स। वो कहता है कि 40 वर्कर्स को लेकर एक बंदा जो है ना वो 200 यूनिट्स यानी 200 चीजें बनाता है, वो कोई चीज भी हो सकती है। वर्कर्स वर्क 6 आवर्स इन अ डे। जो वो बंदे हैं ना वर्कर, उसके मुलाजमीन, वो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। इफ 60 वर्कर्स कैन वर्क 4 आवर्स इन अ डे, हाउ मैनी यूनिट्स दे कैन प्रोड्यूस। अब देखें यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, एक है वर्कर्स, एक है यूनिट्स जो चीज बन रही है, और तीसरी चीज है टाइम, डेली कितना टाइम हो रहा है। अब पहले 40 वर्कर थे, रोजाना 6 घंटे काम करते थे और 200 यूनिट्स बनाते थे। अब उसने 60 वर्कर कर दिए, यानी वर्कर ज्यादा कर दिए, टाइम 4 घंटे कर दिया, 6 की बजाय 4 घंटे रोजाना का टाइम उनका कर दिया, और वो कहता है कि कितने यूनिट्स वो बनाएंगे। तो तीन चीजें हैं इसमें, तो ये फिर कौन सा तनासब हुआ? कंपाउंड प्रोपोर्शन हुआ। अच्छा, अब आपने इन तीनों को लिख लेना है तरतीब वार। वर्कर्स लिख लिए, उसके बाद वर्किंग आवर्स लिख लें या यूनिट्स लिख लें, कोई मसला नहीं है, गलती नहीं होगी। यूनिट्स इधर लिख लें या वर्किंग आवर्स उधर लिख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। वर्किंग आवर्स लिख लिए और यूनिट्स लिख लिए। अब स्टार्ट में वर्कर्स कितने थे? 40 थे, और बाद में उसने कितने कर दिए? 60 कर दिए। ओके। और पहले वर्कर्स जो है वो 6 घंटे काम करते थे, जो 40 वर्कर थे वो 6 घंटे काम करते थे। अब जो 60 वर्कर्स हैं वो 5 घंटे रोजाना, नहीं ये उसने गलत लिख दिया है। ऊपर स्टेटमेंट में उसने 4 लिखा है और यहाँ पे 5 लिख दिया है। चलें यहाँ पे स्टेटमेंट में 5 कर दें, या अगर क्वेश्चन में 4 लिखा हो तो फिर आपने यहाँ पे 4 लिखना है, ये ख्याल रहे। स्टूडेंट्स ने इस तरह याद किए होते हैं ना क्वेश्चन के, वो आ जाए पेपर में तो ऐसे ही एज इट इज लिख कर आ जाते हैं। भाई ऊपर वो क्वेश्चन में 4 बता रहा है और नीचे 5, ये गलती है, किताब वाले से गलतियां हो जाती हैं। बुक में काफी सारे टाइपो आपको मिलेंगे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब उसने 5 से किया तो हम भी 5 से ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, अब पहले 40 वर्कर 6 घंटे काम करते थे, अब 60 वर्कर जो है ना वो 5 घंटे काम किया करेंगे। पहले 200 यूनिट्स बने हैं, 40 वर्कर्स ने जो बनाए हैं और 60 वर्कर्स ने 5 घंटे काम करके कितने यूनिट्स बनाने हैं ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एक्स लिख लें, वाई लिख लें, हम एक्स लिखते हैं तो एक्स ही लिख लें, वाई लिख लें, कोई मसला नहीं है, हमने वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड कोई भी लिख सकते हैं। अब ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये तो होगा सीधा-सीधा डायरेक्ट, इसको तो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऊपर की तरफ एरो हेड लगा देना है, बाकी दोनों पर आपने सोचना है। अब 40 वर्कर थे, 200 यूनिट्स बना रहे थे, अब 60 वर्कर कर दिए गए हैं, वर्कर्स बढ़ा दिए गए हैं ना, तो यूनिट्स भी बढ़ जाएँगे। जब टीम ज़्यादा कर दी जाए तो काम ज़्यादा हो जाता है ना। 40 वर्कर थोड़े यूनिट्स बना रहे थे, वर्कर ज़्यादा किए हैं तो यूनिट्स ज़्यादा हो जाएँगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना? इस पे आपने डायरेक्ट का निशान लगाना है। अब सेकंड दूसरा आप आवर्स पे सोचें, पहले मज़दूर 6 घंटे काम करते थे, अब 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटों में जो काम हो रहा था, 5 घंटों में वो कम हो जाएगा, घंटे कम हो गए हैं, लेकिन वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब पहले 40 वर्कर्स थे वो ज़्यादा काम करते थे, एक क्वांटिटी कम हो रही थी, दूसरी बढ़ रही थी। अब एक क्वांटिटी बढ़ गई है तो दूसरी कम हो रही है, तो इस वजह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इस पे आपने इनवर्स सिंबल लगानी है, नीचे की तरफ इसका एरो कर दें। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है या वाई जो भी है, तो एक तनासब को आपने एक साइड पे कर लेना है, ये जो 60-40 वाला है ना, ये एक साइड पे कर लें और आपको पता है कि हेड वाला हम नीचे लिखते हैं, ये 40 नीचे लिखेंगे, 60 ऊपर लिखेंगे, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसको उल्टा कर लिखना है। दरमियान में लगाएँ इक्वल, इक्वल एक ही आपने लगाना है, ठीक है? चाहे डायरेक्ट इनवर्स कर रहे हों, चाहे कंपाउंड प्रोपोर्शन कर रहे हों, इक्वल एक ही लगाना है। अब दूसरी साइड पे आप दोनों जो तनासब है ना, वो लिख सकते हैं। तो इस साइड पे दोनों प्रोपोर्शंस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब 6 को ऊपर आपने रखना है क्योंकि ये इनवर्स है तो एज़ इट इज़ ये आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे नीचे आ जाएगा और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको उल्टा देना है, x को ऊपर कर देना है और 200 को नीचे कर देना है। अब इसकी करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये सारी चीज़ जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 200, एक साइड पे ये तीनों आ जाएँगे इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे ये तीनों आ जाएँगे। एक x आ जाएगा या y और दूसरा हमारे पास 6 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ठीक है? अब आपने x को करना है अकेला। एक्स को अपनी जगह पर रहने दे, बाकी दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएँगी। तो ये इधर 60 पहले से था, 5 पहले से था, 200 पहले से था। ये दोनों चीज़ें इधर आकर नीचे आ जाएँगी, डिवाइड हो जाएँगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 40। अब इसको कैंसल आउट कर दें, जो होते हैं 6 1 इज़ 6, 6 10s आर 60। ये 0 इज़ 0 से कट जाएगी, 4 1 इज़ 4, 4 5s आर 20। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो x की वैल्यू क्या आ गई 250। तो यही वैल्यू इधर उसने y की निकाली है, उसने भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे ही किया है। आप ये आसान तरीका है, ये फॉलो कर लीजिएगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 250 यूनिट्स आ गए। तो इसका मतलब है कि वो अगर उसने लेबर ज़्यादा कर दी है, 60 बंदे, लेकिन उनका टाइम उसने कम कर दिया है, 6 की बजाय 5 आवर, अब 60 बंदे रोज़ाना 5 घंटे काम करेंगे तो वो 250 यूनिट्स बना सकेंगे। तो इस तरह कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है लास्ट वन वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जारी तनासब। Continued proportion is when first term of the proportion is related to the second term of the proportion and second term of the proportion is related to the third term and so on। पहली जो प्रोपोर्शन की टर्म है ना वो दूसरी से रिलेटेड हो, दूसरी तीसरी से रिलेटेड हो, तीसरी चौथी से रिलेटेड हो, चौथी पांचवी से रिलेटेड हो और इस तरह आगे सिलसिला चलता जा रहा हो, एंड सो ऑन का मतलब है कि ये आगे चलते रहें। देयर इज कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी हो यानी एक दूसरे से रिलेटेड हो, पहली दूसरी से हो, दूसरी आगे तीसरी से हो, तीसरी चौथी से हो, मतलब चौथी का रिलेशन तीसरी से हो और तीसरी का दूसरी से हो, दूसरी का पहली से हो, इस तरह करके कंटिन्यूटी हो उनके अंदर। इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ना, जो मखरज है नीचे वाली चीज, जीरो नहीं होनी चाहिए। P ओवर Q इज इक्वल टू Q ओवर X इज इक्वल टू X ओवर Y। अब इनका कैसे रिलेशन है, P ओवर Q है ना, इसका डिनोमिनेटर देखें इधर इस प्रोपोर्शन में है, Q ओवर X है, इसका जो डिनोमिनेटर है X, ये इसके ऊपर है X ओवर Y। अब ये Y जो होगा ना ये इधर होगा, Y ओवर यहाँ पे Z होगा या कुछ भी होगा, इज इक्वल टू, अब उससे अगला प्रोपोर्शन Z होगा और यहाँ पे नीचे कुछ भी होगा, L M N कोई भी नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन। और ये प्रोपोर्शन आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यूटी होगी इनके अंदर।
इस प्रोपोर्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसकी एग्जांपल है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं ऑफ अ कंपनी, मिस्टर असद, मिस्टर अली एंड मिस्टर अहमद। असद, अली और अहमद ये 3 एक कंपनी के पार्टनर हैं और वो एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। 24,000 रुपया मुनाफा आता है उनको तीनों को। इन टर्म्स ऑफ रेशो द प्रॉफिट दैट कैन बी शेयर्ड। अब प्रॉफिट जो है ना वो उनको शेयर करना है इस रेशो में, यानी एक्स रेशो वाई। पहले और दूसरे की जो रेशो है ना, असद और अली की रेशो वो होगी 4:5, और अली और अहमद की जो रेशो होगी वाई रेशो जी वो होगी 10:6। तो आपने उनको प्रॉफिट शेयर करना है। आप कैसे करेंगे? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। आप बताएं कि उस 24,000 में से हर पार्टनर को कितना मिलेगा। तो आपने इसकी प्रोपोर्शन बना लेनी है। टोटल अमाउंट कितनी है? 24,000 है। रेशियोज बनाएं, एक्स रेशो वाई। अब ये कंटिन्यूड रेशो है। अच्छा, ये कंटिन्यूड रेशो भी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो उसी से ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आया है। कंटिन्यूड रेशियोज को मिलाकर हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाते हैं। अच्छा, पहले ऊपर हमने लिख देनी है एक्स वाई जी, यानी तीनों। अच्छा, आप असद, अली और अहमद भी लिख सकते हैं। असद रेशो अली रेशो अहमद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। असद की जगह पे आपने 4 लिखना है, क्योंकि असद और अली की जो रेशो है वो है 4:5। 4:5 आ गई। दूसरी रेशो आप नीचे लिखते होते हैं, आपको याद होगा कंटिन्यूड रेशो के अंदर। वाई रेशो जी कितनी है? 10:6। 10:6 आपने यहाँ पे लिख दी। अब इस रेशो को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40, एक्स में आपने ऐसे लिखना है। और इन दोनों को आपस में इस तरह, मतलब इसको चलाना है, चेन को ऐसे करके फिर ऊपर ले जाना है और फिर ऐसे करके इस तरह करके आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40, फिर इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर जाएं ये 50, फिर इसी तरह 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये 30, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके इधर, ये मल्टीप्लाई करके इधर, और ये इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो इस तरह आपने लिख देना है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। 40:50:30। सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आप इसको डिवाइड कर दें 10 पे, इन तीनों को डिवाइड कर दें। उसने लिखा है यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 10 वी गेट 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 3s are 30, 4:5:3। ये हमारी रेशो आ गई एक्स रेशो वाई रेशो जेड। एक्स रेशो वाई रेशो जेड, क्योंकि हम ऊपर वही फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स की रेशो 4 आ गई, वाई की 5 आ गई और जेड की 3 आ गई। और टोटल रेशो कितनी बन गई? सम ऑफ रेशो 4 + 5 + 3, तीनों को ऐड कर लें 12 बनता है। 4 + 5 9, 9 और 3 12, 12। अब आपने इस प्रॉफिट के 12 हिस्से करने हैं। 4 उसमें से आपने पहले को देने हैं, 5 हिस्से आपने दूसरे पार्टनर को देने हैं और 3 हिस्से आपने तीसरे पार्टनर को देने हैं। अब मिस्टर असद शेयर, असद का शेयर क्या होगा? 4/12, यानी 12 हिस्सों में से 4 उसको मिलने हैं। 4/12 पार्ट ऑफ 24,000, 24,000 का 4/12 हिस्सा उसको मिलना है। इसी तरह अली का शेयर, अली सेकंड है, उसकी रेशो कितनी आई है? 5 है। तो उसको 5/12 हिस्सा मिलना है, यानी 12 में से 5, 12 हिस्सों में से 5 उसको मिलने हैं 24,000 के। ठीक है, 24,000 को तकसीम करना है 12 पे, 12 हिस्से बन गए, उन 12 में से 5 उसको मिलने हैं। इसी तरह फिर अहमद का शेयर, अहमद तीसरा बंदा है जेड, उसकी जो रेशो है वो 3 है। यहाँ पे फिर उसने गलत नहीं लिख दिया, ये 3/12 है, उसको 3/12 हिस्सा मिलेगा ये तीसरे बंदे को, 3/12 ऑफ 2400। अच्छा, हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 12 दो बार 24 होता है ना, 2000 यहाँ से आएगा। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 बार 8, 8000 आ गया असद का शेयर। दूसरा बंदा है अली, वो है 5/12। इसको इधर तकसीम कर दे, 12 दो बार 24 और आगे 3 सिफरे हैं। 2000 को 5 से ज़रब दें तो 5 बार 10, 10,000 ये आ गया। और इसी तरह इसको भी इधर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2000 आता है। 2000 को 3 से ज़रब दें तो ये 6000 आता है। 2 3 बार 6, तो यहाँ पे 12,000 नहीं है, ये उससे गलती हो गई है, यहाँ पे 6000 है। 6000। अब टोटल करके इसका चेक कर लीजिए, 10,000 और 8,000, 18,000, 18 और 6 24,000। तो टोटल 24,000 ही है ना, तो ये पूरा हो जाता है। मतलब 10,000 अली को मिले, 8,000 असद को मिले और 6,000 अहमद को मिले, तो 24,000 ही प्रॉफिट है। 24,000 तकसीम हो गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ना, उसने जो 12,000 लिखा हुआ था ये तो ज्यादा बन जाता है। 12 और 10 22, 22 और 8 30,000 बन रहा है, तो ये 30,000 कैसे बन जाता है? ऊपर क्वेश्चन में नहीं उसने बताया कि ये 24,000 है। तो ये बाय मिस्टेक, मतलब उससे गलती हो गई है किताब वाले से। यहाँ पे 6 नहीं था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 है। समझ आ रही है? इसको आप 6 को हटाकर यहाँ पे 3 लिखिए।
तो इस तरह की जो छोटी-मोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर अराइज़ होता है। स्टूडेंट के ज़हन में सवाल ज़रूर उठता है कि भाई ये ऊपर जो है इसकी रेशियो 3 बन रही है, नीचे वो 6 क्यों लिख रहा है? लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो पूछते नहीं है, पता ही नहीं उनको क्या डर होता है या उनको रट्टा लगाना ज़्यादा आसान लगता है। तो वो याद कर लेते हैं लेकिन पेपर में जाकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गलत लिख कर आ जाते हैं। अब अगर किताब वाले ने तो लिख दिया उसकी तो गलती का कोई मसला नहीं है। उसके कौन-सा नंबर काटे जाने हैं या उसने कौन-सा फ़ेल हो जाना है। लेकिन आप या ये 12,000 वहाँ पे लिख के आ जाते ना तो आपके नंबर कट जाने थे। तो ये चीज़ें इस तरह ना ख़्याल से किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो सेकंड टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाता है प्रोपोर्शन वाला। हमने प्रोपोर्शन डिस्कस किया, फिर हमने उसकी 4 टाइप्स डिस्कस की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटीन्यूड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में हमने कहा कि डायरेक्ट रिलेशन होता है एक मिकदार से के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी भी बढ़ जाए, दूसरी भी कम हो जाए तो उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। एरो हेड उसका ऊपर लगाते हैं और उसको लिखते उल्ट करके, यानी नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली नीचे। इसके बाद हमने इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। इनवर्स का एरो हेड नीचे होता है। ये वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही हो। और लिखते इसको कैसे हैं, ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही होगी, नीचे वाली नीचे ही होगी। इसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड में हमने पढ़ा कि एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन से आपको वास्ता पड़ सकता है तो उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो उसकी भी एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व की। इसके बाद कंटीन्यूड प्रोपोर्शन में हमने कहा कि बाज़ औक़ात दोनों रेशियोज़ के दरमियान, दोनों प्रोपोर्शंस के दरमियान रिलेशन होता है, पहले का दूसरे के साथ। इसी तरह और आगे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रोपोर्शन थे, दोनों का आपस में एक रिलेशन था। ये देखें ना, दोनों में y जो है वो रिलेट कर रहा था। लेकिन बाज़ औक़ात 3 भी हो सकते हैं, तो पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ हो सकता है। 4 भी हो सकते हैं, तीसरे का चौथे के साथ हो सकता है। तो इस तरह जो आपस में रिलेटेड हों और उनमें कंटीन्यूटी हो, कंटीन्यूअसली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हों, तो इसको हम कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन बोलेंगे। ओके जी, यहाँ तक ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम थर्ड टॉपिक जो है ना परसेंटेज, उसको डिस्कस करेंगे जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसी तरह के बाकी सारे इस बुक के कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।